हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टार एजुकेशन के इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। मैं वीरेंद्र गुप्ता। आज 12वीं का मैथ लेक्चर नंबर 1, जैसे कि कल मैं इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था, आज मैं 12वीं का मैथ जो है चैप्टर नंबर 3 जो है अवयव मैट्रिक्स, उसको शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैट्रिक्स में आपको क्या पढ़ना है? मैट्रिक्स का परिभाषा पढ़ना है, मैट्रिक्स का प्रकार पढ़ना है, इसके जोड़ घटाना गुणा पढ़ना है, उसके बाद परिवर्त अवयव पढ़ना है, उसके बाद सममित अवयव पढ़ना है, विषम सममित अवयव पढ़ना है, उसके बाद व्युत्क्रम अवयव पढ़ना है। इसके बारे में अब हम बताते हैं आप लोगों को। देखिए, जो है कि चैप्टर का नाम है अवयव, अवयव यानी मैट्रिक्स। यह आपका चैप्टर नंबर 3 है एनसीईआरटी 12 के सिलेबस में, जो फर्स्ट पेपर में आता है। बच्चों, सबसे पहले बात आती है कि अवयव किसे कहते हैं। होता है अवयव की परिभाषा या डिफिनीशन, जब किसी वास्तविक संख्याओं या काल्पनिक संख्याओं को पंक्तियों या स्तंभों के रूप में व्यवस्थित करते हैं, इस प्रक्रिया को अवयव कहते हैं। जब किसी वास्तविक या काल्पनिक संख्याओं के मानों को पंक्तियों या स्तंभों के रूप में व्यवस्थित करते हैं, इसे हम कहते हैं अवयव। जैसे पंक्ति या अवयव, जब दाएं से बाएं या बाएं से दाएं चलते हैं, इसे हम पंक्ति कहते हैं। पंक्ति दाएं से बाएं या बाएं से दाएं चलने पे जो रेखा प्राप्त होती है, जो लाइन प्राप्त होता है, उसे हम पंक्ति कहते हैं। पंक्ति को आई से या एम से या आर से डिनोट किया जाता है। स्तंभ क्या होता है कि स्तंभ में, देखिए बच्चों, स्तंभ में जब ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर चलते हैं तो जो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, एक लाइन प्राप्त होता है, उसको कहते हैं स्तंभ। स्तंभ जो स्तंभ को डिनोट करते हैं जे से या एन से, या कॉलम इसका होता है सी से। इसी पर डिफिनेशन होता है कि संख्याओं को, चाहे वो संख्याएं वास्तविक हो या काल्पनिक हो, उनको पंक्ति और स्तंभ के रूप में व्यवस्थित कर देते हैं, तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं अवयव। एक बार मैं और रिपीट करता हूं इसकी परिभाषा अवयव का। जब किसी वास्तविक या काल्पनिक संख्याओं को पंक्तियों या स्तंभों के रूप में व्यवस्थित कर देते हैं, तो इसे हम कहते हैं अवयव। अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से डिनोट करते हैं, जैसे कि कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी इत्यादि से दर्शाते हैं। अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से दर्शाते हैं, कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं, जैसे कि ए, बी, सी। और अवयव का चिन्ह होता है बड़ा कोष्ठक। अवयव का चिन्ह होता है बड़ा कोष्ठक का प्रयोग करते हैं, या कभी कभार कंप्यूटर में छोटे कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, जैसे कि एक एग्जाम्पल दिखाते हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल दिखाते हैं आप लोगों को अवयव का। देखिए, जैसे कि लिखा गया है कि ए इक्वल 2, 5, 10, 15, 8, 7, 6, 2, 1। यह देखो, संख्याओं को क्या किया गया है, पंक्तियों के रूप में और स्तंभों के रूप में लिख दिया गया है। इसी प्रक्रिया को अवयव कहते हैं। अवयव को बताया कि कैपिटल अक्षरों से, और इसका सिंबल्स क्या होता है, बड़ा कोष्ठक होता है। अब इसके बाद बात आती है कि
किससे इसको, इसका व्यापक रूप क्या होता है आव्यूह का। तो देखो बच्चों, आव्यूह का व्यापक रूप, आव्यूह का व्यापक रूप, आव्यूह का व्यापक रूप क्या होता है। आव्यूह का व्यापक रूप देखिए, ए इक्वल यानी ए आई जे बोलते हैं, ए आई जे इक्वल होता है A11 A12 A13 to A1M, A21 A22 A23 to A2N, ऐसे ही टू नीचे आएंगे तो AM1 AM2 AM3 टू AM, इसका क्रम हो जाएगा कि यम क्रॉस, जितनी पंक्ति और जितने स्तंभ होंगे उनके संख्या को गुणा के रूप में कोष्टक के राइट साइड में नीचे लिख देते हैं। जो लिखे हैं इसमें यम पंक्ति है और यन क्या है, स्तंभ है। और देखिए जो गुणा करके लिखे हैं उसको बोलते हैं कोटि, कोटि या इसको बोलते हैं क्रम। यह तो हो गया आपका आव्यूह का प्रकार यानी आव्यूह का व्यापक रूप। और देखिए बच्चों यहाँ से आव्यूह का क्रम या कोटि क्या होता है, इसका डिफिनीशन। तो देखिए आव्यूह के पंक्तियों और स्तंभों के गुणन को ही क्रम या कोटि कहते हैं। आव्यूह के पंक्तियों और स्तंभों के गुणन को ही क्रम या कोटि कहते हैं। क्रम या कोटि को यम क्रॉस यन से या आई क्रॉस जे से या आर क्रॉस सी से दर्शाते हैं। कोटि या क्रम किसे कहते हैं, तो पंक्तियों तथा स्तंभों के गुणन को क्रम या कोटि कहते हैं। इसे यम क्रॉस यन से या आई क्रॉस जे से या आर क्रॉस सी से दर्शाते हैं। और देखिए क्रम या कोटि की उपयोगिता क्या है। तो बच्चों क्रम की सहायता से किसी भी आव्यूह के पंक्ति की संख्या को दिखा सकते हैं, स्तंभ की संख्या को बता सकते हैं या दिखा सकते हैं, और उस आव्यूह में कितने एलिमेंट हैं उनकी संख्या को हम बता सकते हैं। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल लिखते हैं, एक एग्जाम्पल जैसे कोई आव्यूह ए इक्वल दिया है कि 1 2 3 4 6 10 3 2 1, यह मैट्रिक्स हमने लिखा। अब देखिए यहाँ पे इसका क्रम लिखना है, तो पंक्तियों की संख्या गिनेंगे, एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, एक स्तंभ, दो स्तंभ और तीन स्तंभ। इसका क्रम हो जाएगा 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3। अर्थात कहने का मतलब जो पहला वैल्यू होता है वह पंक्ति को दिखाता है, पहला वैल्यू पंक्ति को दिखाएगा और दूसरा वैल्यू जो होता है वह स्तंभ को दिखाएगा। बात समझे। क्रम में या कोटि में जो पहला मान होता है वह पंक्ति को दिखाता है, दूसरा जो मान होता है वह स्तंभ को दिखाता है, जैसे यहाँ पर हमने लिखा है एग्जाम्पल में। अब देखिए बताए हैं हम कि क्रम या कोटि का उपयोग क्या है। तो बताएं कि क्रम की सहायता से हम टोटल तत्वों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं।
और क्रम की सहायता से उसमें कितनी पंक्ति है और कितने स्तंभ है उनकी संख्या को हम ज्ञात कर सकते हैं। चलिए एक बार और रिपीट कर देते हैं कि क्रम या कोटि किसे कहते हैं बच्चों। तो किसी भी आव्यूह के पंक्तियों और स्तंभों के गुणन को क्रम कहते हैं या कोटि कहते हैं। क्रम या कोटि को यम क्रॉस यन से दर्शाते हैं, या आई क्रॉस जे से दर्शाते हैं, या आर क्रॉस सी से दर्शाते हैं। इसकी सहायता से आव्यूह के पंक्तियों की संख्या बता सकते हैं, आव्यूह के स्तंभों की संख्या बता सकते हैं, या उसमें टोटल तत्वों की संख्या को बता सकते हैं। चलिए इतनी बात आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात आती है बच्चों आप लोगों को कि तत्व, मैं बार बार कह रहा हूं कि तत्व होता क्या है। आप लोग को कंफ्यूजन होगा कि तत्व क्या होता है, तो तत्व के बारे में समझ लीजिए। तत्व कहिए या अवयव कहिए, एक ही बात है। इसका इंग्लिश होता है, मीनिंग होता है एलिमेंट। कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो जिस मान से आव्यूह का निर्माण होता है उसे हम तत्व कहते हैं। जिस मान से आव्यूह का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। और तत्वों को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से दर्शाते हैं। तत्वों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से, तत्वों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से दर्शाते हैं। जैसे कि ए को लिखा गया है, अगर इनके तत्व को लिखेंगे तो लिख सकते हैं कि ए स्मॉल बी सी स्मॉल डी ई एफ। ये देखिए इनके जो भी तत्व हैं इस आव्यूह के, वह सब क्या है, स्मॉल है। इसका क्रम क्या होगा बच्चों, इसका क्रम हो जाएगा 3 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 2। क्योंकि देखो एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, तो पहले पंक्ति को लिखेंगे, बाद में स्तंभ को, एक स्तंभ दो स्तंभ। देखिए 3 क्रॉस 2, इसको बोलते हैं बच्चों कोटि या क्रम, कोटि या क्रम। अब आप लोग को तत्व समझ में आ गया होगा, आव्यूह की परिभाषा समझ में आ गया होगा, इसके क्रम या कोटि समझ में आ गया होगा, और आप लोग का इसका व्यापक रूप समझ में आ गया होगा। एक बार और रिपीट करते हैं। व्यापक रूप में देखिए बहुत सारी चीजें भी हैं। जैसे व्यापक रूप में ए इक्वल लिख दे, ये कोई मैट्रिक्स का व्यापक रूप है। A11 A12 A13 A1M, A21 A22 A23 A2M, ऐसे ही AM1 AM2 AM3 AM। इसका आर्डर या क्रम या कोटि क्या होगा, तो यम क्रॉस यन होगा। अब देखिए मतलब समझिए, क्योंकि इसके क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं एक्सरसाइज में। जैसे कि A11 का मतलब क्या हुआ, कि A11 का मतलब होता है कि यह पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का तत्व है। इसका मतलब हुआ कि पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का तत्व है। मान लो कि अगर A12 लिख दिया, इसका मतलब हुआ कि पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का तत्व है। अब देखिए आगे बच्चों, अगर ये लिख दे, मान लो ऐसे ही लिख दिया कि A23, इसका मतलब क्या हुआ, कि इसका मतलब हुआ कि दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का ये क्या है, तत्व है। अगर ऐसे लिख दिया कि AM4 AM4, इसका मतलब हुआ कि एमवा पंक्ति
और चौथे स्तंभ का यह तत्व है। इसलिए आपको व्यापक रूप इसका जानना जरूरी है, क्योंकि इस पर एक्सरसाइज में अभ्यास में क्वेश्चन यानी प्रश्न मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। देखिए अब बात क्लियर हो गई होगी। A11 का मतलब हुआ कि पहले पंक्ति पहले स्तंभ का तत्व। A12 का मतलब हुआ कि पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का तत्व। A13 का मतलब हुआ पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ का तत्व। ऐसे ही A22 का मतलब हुआ कि दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का तत्व। A23 का मतलब हुआ कि दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ का तत्व। इनसे मान आपको निकालने होंगे बच्चों। चलिए आगे चलते हैं हम बच्चों के आव्यूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। आव्यूह के प्रकार किसे या कितने प्रकार के होते हैं? देखो बच्चों, आव्यूह के प्रकार, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। इसके निम्न प्रकार होते हैं। आव्यूह के निम्न प्रकार होते हैं, लेकिन क्लास 12 में आपको आव्यूह के केवल 6 प्रकार पढ़ने हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे पहला ही प्रकार आपको है कि पंक्ति आव्यूह किसे कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, पंक्ति आव्यूह किसे कहते हैं। पंक्ति आव्यूह कहते हैं किसको है प्यारे बच्चों? तो पंक्ति आव्यूह होता है कि वे आव्यूह जिसमें केवल और केवल एक पंक्ति हो। वे आव्यूह जिसमें केवल और केवल कितनी पंक्ति हो? एक पंक्ति हो। जैसे एग्जाम्पल में देखिए A इक्वल, मतलब कि 1 2 4। इसका क्रम हो जाएगा प्यारे बच्चों 1 गुणे 3। इसका आर्डर या क्रम हो जाएगा, कोटि हो जाएगा कि 1 गुणे 3। देखिए केवल एक पंक्ति है, लेकिन स्तंभ 1 2 3। स्तंभ कितना भी क्यों ना हो, लेकिन पंक्ति की संख्या 1 होगी तो उसे हम बोलते हैं पंक्ति आव्यूह। दूसरा देखिए बच्चों आगे, दूसरा होता है स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह क्या होता है? तो वे आव्यूह जिनमें केवल एक स्तंभ हो। वे आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझिए, A इक्वल, लिख दिया, मान लो कि 5 10 15 20। यह देखिए स्तंभ आव्यूह है, क्योंकि इसमें स्तंभों की संख्या 1 है, पंक्ति की संख्या 1 2 3 4। इसका क्रम हो जाएगा 4 गुणे 1। एक बार और दोनों की परिभाषा जल्दी से सुन लीजिए, रिपीट करता हूं। देखिए पंक्ति आव्यूह किसे कहते हैं? तो वे आव्यूह जिसमें एक पंक्ति हो उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। स्तंभ आव्यूह वे आव्यूह जिसमें एक स्तंभ हो उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। यानी कॉलम मैट्रिक्स इसको बोलते हैं, इसको रो मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया है। अब इसके बाद बात आती है बच्चों कि शून्य आव्यूह किसे कहते हैं? जीरोज मैट्रिक्स शून्य आव्यूह किसे कहते हैं? शून्य आव्यूह किसे कहते हैं? तीसरा नंबर, शून्य आव्यूह। प्यारे बच्चों शून्य आव्यूह क्या होता है? तो वे आव्यूह जिसमें केवल शून्य ही हो, अर्थात वे आव्यूह जिसमें सभी तत्व शून्य हो
उसे शून्य अवयव कहते हैं। इसको शून्य से दर्शाते हैं, उसे शून्य से दर्शाते हैं। शून्य इक्वल या किसी अन्य से भी दर्शा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिख सकते हैं, जैसे देखिए 0 0 0 0 0 0। इसका क्रम क्या है? इसका क्रम है प्यारे बच्चों 3 क्रॉस 2। मैं बोला शून्य अवयव किसे कहते हैं? तो वे अवयव जिसके सभी तत्व शून्य हो उसे हम शून्य अवयव कहते हैं। शून्य को छोड़कर अन्य कोई तत्व, अन्य कोई मान नहीं होना चाहिए। अगर अन्य कोई एक भी मान आ जाए तो वह शून्य अवयव नहीं होगा। शून्य अवयव तभी होगा जब सारे के सारे एलिमेंट, सारे के सारे तत्व क्या हो? शून्य हो। बात समझ में आई बच्चों? ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद बात आती है चौथा नंबर अवयव कि वर्ग अवयव किसे कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग अवयव। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों वर्ग अवयव होता है कि वे अवयव जिसमें पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्याएं बराबर हो। वे अवयव जिसमें पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या आपस में क्या हो? बराबर हो। वे अवयव जिसमें पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या आपस में क्या होती है? बराबर होती है, उसे हम कहते हैं वर्ग अवयव। जैसे देखिए आपको मैं ऊपर लिखता हूँ एग्जाम्पल वर्ग अवयव का। शून्य अवयव समझ गए होंगे, तो मैं वर्ग अवयव को एग्जाम्पल ऊपर लिखता हूँ। जैसे देखिए बच्चों वर्ग अवयव में a इक्वल, मान लो कि 2 3 6 9, यह वर्ग अवयव है। इसके क्रम क्या होंगे? तो 2 गुणे 2, 2 क्रॉस 2। देखो इसमें 2 पंक्ति है और 2 ही स्तंभ है। यहाँ में देखो 3 क्रॉस 3 के लिए a इक्वल मतलब 1 2 3 5 6 2 8 9 7। ये देखो इसका क्रम क्या होगा प्यारे बच्चों? तो 3 क्रॉस 3 होगा। इसका क्रम 3 क्रॉस 3, इसका क्रम 2 क्रॉस 2 है। देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये दोनों स्क्वायर हैं, दोनों आपको वर्ग अवयव है। क्यों है? क्योंकि जितनी इसमें पंक्ति है उतना इसमें क्या है? स्तंभ है। अर्थात कहने का मतलब पंक्तियों और स्तंभों की संख्या आपस में क्या है? बराबर है। इसलिए कौन सा अवयव हुआ? यह स्तंभ यानी वर्ग अवयव हुआ। इसलिए कौन सा अवयव हुआ? तो यह वर्ग अवयव हुआ। एग्जाम्पल आपको सामने लिखा है। बात समझ में आई बच्चों? कुछ उम्मीद यही है कि आप लोग को ये बातें समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके प्रकार में वर्ग अवयव के प्रकार में आगे बढ़ते हैं। अगला आपको है विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव डायगोनल मैट्रिक्स इसको बोलते हैं। इसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए बच्चों डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है? तो आप जानते हो कि जब भी अगर छोटे क्लास में पढ़े होंगे कि अगर कोई वर्ग है तो उसमें 2 विकर्ण होते हैं। ऐसे ध्यान समझिएगा, अगर कोई भी आयत हुआ या वर्ग हुआ तो उसमें 2 विकर्ण होते हैं। तो बात यहाँ पे पहले समझनी है कि मुख्य विकर्ण क्या होता है, मेन डायगोनल क्या होता है। तो देखो बच्चों लेफ्ट यानी
लेफ्ट का ऊपरी सिरा और राइट का निचली सिरा मिलाने वाला जो रेखा होता है वही मुख्य विकर्ण होता है। बात समझ में आई? देखिए, लेफ्ट का ऊपरी और राइट का निचली जो सिरा मिलाने वाली रेखा होती है उसे मुख्य विकर्ण कहते हैं। इसी पर इसकी परिभाषा को डिफाइन किया गया है। जैसे कि देखिए, इसकी परिभाषा होता है बच्चों कि वे वर्गाव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के तत्व अलग अलग हो बाकी शेष तत्व शून्य हो। वे वर्गाव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के तत्व अलग अलग हो और शेष तत्व शून्य हो उसे बोलते हैं विकर्ण आव्यूह। जैसे देखिए, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि मान लो 1 0 0 5 0 0 6। तो देखो बच्चों, यह विकर्ण आव्यूह है। क्यों है कि देखिए, जो इसका मेन डायगोनल है जा रहा है, ये मेन डायगोनल जिसको मुख्य विकर्ण कहते हैं। तो देखो, मुख्य विकर्ण में जो तत्व आ रहे हैं वो अलग अलग आ रहे हैं। एक आ रहा है 1 है 5 है 6 है, 1 है 5 है और 6 है। बाकी मेन डायगोनल मुख्य विकर्ण के ऊपर के तत्व शून्य है और मेन विकर्ण के नीचे के तत्व क्या है? शून्य है। इसलिए क्या हुआ, इसको विकर्ण आव्यूह कहेंगे। कैसे परिभाषा लिखोगे? तो लिखोगे वे वर्गाव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के तत्व अलग अलग हो परंतु शेष तत्व शून्य हो उसे बोलते हैं विकर्ण आव्यूह। बात समझ में आई विकर्ण आव्यूह की? अब आगे देखिए बच्चों, अगला नंबर है इसका कि अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह यानी स्केलर मैट्रिक्स अदिश आव्यूह। प्यारे बच्चों, अदिश आव्यूह के बारे में सुनिए। देखिए, अभी मैं आप लोग को मुख्य विकर्ण के बारे में बताया हूं। देखिए बच्चों, यहाँ पर यह आपका स्केलर मैट्रिक्स है, अदिश आव्यूह है। क्यों है? इसकी परिभाषा देखिए, होता है वे वर्गाव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के तत्व समान हो परंतु शेष तत्व शून्य हो। वे वर्गाव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के तत्व समान हो और शेष तत्व शून्य हो उसे हम बोलते हैं अदिश आव्यूह, स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। बात समझ में आई बच्चों? अब देखिए आगे, अगला इसका प्रकार है इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह या इसको बोलते हैं इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ठीक है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी तत्समक आव्यूह या इकाई आव्यूह। आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखिए, इसका एक्सरसाइज में बहुत जगह इसकी आवश्यकता पड़ेगी। इसको तो जानना हर हाल में आपको जरूरी है। तत्समक आव्यूह क्या होता है? तो वे वर्गाव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के तत्व 1 हो, 1 1 1 हो उसे हम बोलते हैं तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह को
आई से डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं। जैसे देखिए आई इक्वल क्या है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यही है आपका तत्समक आव्यूह। क्यों? क्योंकि इसके मुख्य विकर्ण के तत्व क्या है, 1 1 1 है और शेष तत्व क्या है, 0 है। इसलिए क्या हुआ प्यारे बच्चों, यह तत्समक आव्यूह हुआ और इसका क्रम क्या होगा, तो 3 क्रॉस 3। तत्समक आव्यूह की परिभाषा, डिफिनीशन आप जाने, वे वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के तत्व 1 1 1 हो और शेष तत्व 0 हो, उसे बोलते हैं तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह को आई से दर्शाते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिखाया। यह 3 क्रॉस 3 का है। अगर 2 क्रॉस 2 का लिखना चाहोगे तो आई इक्वल हो सकता है कि 1 0 0 1 1 0 0 1। देखिए कभी कभी प्यारे बच्चों देखिए कैसे इनको डिनोट कर देता है, कभी कभी इसको I2 लिख देता है। I2 का मतलब हुआ कि 2 क्रॉस 2 का तत्समक आव्यूह। इनको लिखना होगा तो I3 लिख देगा। I3 का मतलब क्या हुआ कि 3 क्रॉस 3 का तत्समक आव्यूह। बात समझ में आई आप लोगों को? वे वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के तत्व 1 1 1 हो और शेष तत्व 0 हो, वह सब क्या होते हैं, तत्समक आव्यूह या इकाई आव्यूह होते हैं। देखो बच्चों, एक यहाँ पे कंफ्यूजन आपको होगा कि इसके भी तो मुख्य विकर्ण के तत्व समान है। तो यह समान है तो इसको तत्समक के साथ साथ अदिश आव्यूह भी कह सकते हैं, स्केलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। बात समझ में आई? अब देखिए बच्चों आगे चलते हैं। अब तो यह प्रकार खत्म हो गए, आगे चलते हैं आव्यूहों की समानता। आव्यूहों की समानता जैसे देखिए आव्यूहों की समानता यानी दो आव्यूह कब समान होते हैं, तो होता क्या है बच्चों कि वे आव्यूह जिनके क्रम तथा तत्व और संगत मान आपस में बराबर हो। वे आव्यूह जिनके क्रम तत्व संगत मान आपस में समान हो, उसे आव्यूहों की समानता कहते हैं। जैसे देखिए अगर कोई आव्यूह ए इक्वल लिखा गया है 2 1 5 2, एक और आव्यूह लिखा गया है बच्चों, देखिए 2 1 5 1। इसका क्रम देखेंगे तो इसका क्रम 2 क्रॉस 2 है, इसका भी क्रम 2 क्रॉस 2 है। यहाँ देखिए बच्चों पहले स्थान पे 2 है तो इसमें भी पहले स्थान पे 2 है। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पर भी क्या है, 1 है। यहाँ पे 5 है तो यहाँ पर भी 5 है। यहाँ पे 2 है, सॉरी यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर क्या है, 1 है। आपको जानना है क्या यह समान आव्यूह है कि नहीं है। तो बच्चों यह ए डज नॉट बी है, ए और बी बराबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2, इसी के संगत इसमें देखो 1 है, तब तो क्या समान है, नहीं है। तो यह आव्यूहों की समानता नहीं होगा। समानता तब होगा या तो इसको 2 बना दें या तो इसको हम 1 कर दें। तो आव्यूहों की समानता होने के लिए क्या शर्त होना चाहिए कि सबसे पहले उनके क्रम समान हो, संगत तत्वों के मान समान हो और उनका स्थान समान हो। जो जिस स्थान पे है उसी स्थान पे रहने वाले तत्व आपस में क्या हो, बराबर हो। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। बाकी कल के लेक्चर में। धन्यवाद।